तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी, ग्लोबल मार्केट से हल्की सुस्ती और रुकावट के संकेत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी के साथ होता कारोबार। कमजोर खुलने पर क्या तुरंत खरीदारी करें और वहीं से क्या बाजार रिकवर और रिवर्स होंगे और एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, नतीजों के लिहाज से कैसा रहेगा एक्शन, इन तमाम सवालों के जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तेजी और रिकॉर्ड्स बनाने की हैट्रिक के बाद क्या आज रिकॉर्ड्स का चौका लगेगा, पूछते हैं अनिल जी से। अनिल जी बताइए, लगता है आज नए रिकॉर्ड्स आएंगे? आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं सर? बिल्कुल, ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो डाउ में थोड़ी सुस्ती रही और सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ 23 पॉइंट की, लेकिन नैस्डैक ने रिकवरी दिखाई। ऐसा लग रहा है नैस्डैक और डाउ एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं, ठीक जैसे हमारे यहाँ एफआईज और घरेलू फंड एक दूसरे के विपरीत करते हैं, वैसा ही वहां देखने को मिल रहा है। नैस्डैक में 2% का दमदार उछाल आता हुआ नजर आया। नतीजों के लिहाज से कल देर शाम बहुत ही बेहतरीन रही है। लगभग तमाम नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। श्री सीमेंट, कोल इंडिया, आईजीएल के दमदार नतीजे आए। आईशर और ग्रासिम आज अपने नतीजे पेश करेंगे। साथ ही वायदा कारोबार की 5 कंपनियां, पेज इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड जैसी कंजम्पशन कंपनियां भी आज अपने नतीजे पेश करेगी। एक और बड़ा पैकेज आना संभव है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज और आ सकता है। ये एक और संभावना है। आज कल में किसी भी वक्त दिवाली के पहले सरकार तैयार है इस पैकेज के लिए, तो ये आपके लिए एक और बड़ा ट्रिगर हो सकता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा शुभ दिन पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा दिवाली गिफ्ट आ सकता है हमारे लिए या नहीं सर। तो उसी पर फोकस करते हैं। एक तो बाजार में वो एक्सपेक्टेशन रहेगी, इसके साथ साथ जो दमदार एफआईएस की खरीदारी आ रही है सर। रोज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि रोज हम रिकॉर्ड्स हिट होते हुए देख रहे हैं। 6000 करोड़ से ज्यादा कल कैश में बिकवाली करी और 1.5 साल मार्च 2019 के बाद अब तक का सबसे बड़ा एफआईएस का बाइंग का चंक देखा है, लगभग 30,000 करोड़ सर। कैसे समझें इस एफआई की बाइंग फ्रेंजी को? देखिए, कितना फर्क पड़ता है कोई अगर एक कंपनी इंडेक्स में आ जाए, निफ्टी या सेंसेक्स में आ जाए। कितना फर्क पड़ता है अगर कोई एक कंपनी एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनली के कंपोजिट इंडेक्स में आ जाए। कितना फर्क पड़ता है अगर किसी एक देश का वेटेज इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में बढ़ जाए या घट जाए। इस बार बढ़ने वाला मामला, एमएससीआई इंडेक्स में लंबे समय बाद जो भारत का वेटेज बढ़ा है और कई सारे स्टॉक्स को जोड़ा गया है, उसका असर आप पूरे नवंबर के महीने में देख रहे हैं। और इसका अंदाजा पहले से था ही कि इस तरह के बदलाव होने की तैयारी में, वेटेज बढ़ने की तैयारी में। और जब वेटेज बढ़ा तो इस महीने लगभग 30,000 करोड़ की दमदार खरीदारी एफआईज कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी 2 वजह से आ रही। एक, ग्लोबल रैली है, पूरी दुनिया भर में इक्विटी मार्केट में तेजी है, सब जगह पैसा जा रहा है, तो उसका एक हिस्सा भारत को भी मिल रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स को भी मिल रहा है, वो हमारे काम का है। दूसरा, भारत में स्पेशली डॉलर्स की बरसात ज्यादा इस वजह से होती दिख रही है क्योंकि यहां पर एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव है इसके चलते दुनिया भर में ऐसे हजारों एफआईज हैं जो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करती है। करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जो एमएससीआई इंडेक्स में ईटीएफ के तौर पर पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि अब बदलाव के साथ साथ जिन शेयरों के वेटेज बढ़ने वाले हैं, जहां पर एफआईज की खरीदारी नहीं है, वो होती दिखे। और यही वजह आप देखिए, जो कुछ भी बड़ी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं दीप, वो कैश मार्केट में आ रहे हैं। यानी कि ये सारी की सारी खरीदारी जो होती दिख रही है, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती दिख रही है। देखिए, कल 6,200 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की है। इसमें 2 चीजें, एक एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव की वजह से जो खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक होनी है वो, और दूसरा एक बड़ा हिस्सा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है इंडेक्स की बास्केट बाइंग। यानी कि इंडेक्स में चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। वजह बता दूं, वजह यह है कि दुनिया भर में ईटीएफ में, इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स में ज्यादा पैसा आता दिख रहा है। जो इंडेक्स फंड्स हैं वहां पर ज्यादा पैसा आता दिख रहा है, या ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ज्यादा पैसा आता दिख रहा है, जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इंडेक्स में ही पैसा लगाते हैं। और जब पैसे से पैसा बनता है, अगर इंडेक्स में पैसा आ रहा है, इंडेक्स ईटीएफ में पैसा आ रहा है, इंडेक्स फंड में पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फंड जाकर इंडेक्स खरीदेंगे। इससे इंडेक्स और बढ़ता है, और इंडेक्स और बढ़ता है तो इन्वेस्टर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस उन्हीं फंड्स में आता है, इंडेक्स फंड्स में आता है। तो बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स के या दूसरे फंड्स के, इंडेक्स ट्रेडेड फंड में, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में जो पैसा आ रहा है, वो ग्लोबल रैली को आगे बढ़ा रहा है। और वही वजह आप यहां भी देख रहे हैं। तो एक तो आपके एमएससीआई इंडेक्स की वजह से जिन स्टॉक्स में खरीदारी होनी थी वो ही, दूसरा चौतरफा बास्केट बाइंग एफआईज की तरफ से इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। आप कल के आंकड़े देखिए, और मैंने कल के आंकड़े बहुत खंगाल कर देखे हैं, ढूंढ कर देखे,
कहीं किसी तरह की कोई बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं। निफ्टी का कोई स्टॉक ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक आध एक्सिस बैंक आईटीसी छोड़ दें जहां थोड़ी बहुत बड़ी बाइंग के आंकड़े 400-500 करोड़ के, इसके अलावा कहीं भी बड़ी बाइंग के आंकड़े नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है, जो कुछ भी खरीदारी हो रही है इंडेक्स में पूरी तरफ से हो रही है, और इंडेक्स में जिस कंपनी का जितना वजन है उस हिसाब से एफआईज खरीदारी करें। तो इंडेक्स की बास्केट बाइंग, एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव, ये दो ट्रिगर हैं जिसकी वजह से खरीदारी होती दिख रही है। अब आगे क्या? एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव कल आ गए और 30 नवंबर से लागू होंगे, तो ब्रॉडली एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव की वजह से जो खरीदारी आनी थी कमोबेश आ चुकी है, थोड़ी बहुत और अब आएगी अब से लेकर 30 नवंबर तक। लेकिन अल्टीमेटली अब यहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा की ट्रिगर आपके लिए होगा कि क्या एफआईज इंडेक्स में लगातार बास्केट बाइंग अपनी कैश मार्केट की खरीदारी की बरकरार रखते हैं। क्योंकि देखिए एफआईज इस वक्त नेट लॉन्ग पोजिशन में इंडेक्स में 75% पर है। 75% वो लेवल है जिसके आसपास आने के बाद एफआईज जनरली अपना हाथ रोकते हैं। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि एक ही दिन में वो रोक ले, हो सकता है 2-4 दिन लगे, हो सकता है 75% का आप 78 या 80% तक नेट लॉन्ग को जाते देखें। लेकिन अब इन लेवल से एफआईज के नेट लॉन्ग, ऐसा तो होगा नहीं कि 100% नेट लॉन्ग हो जाए, वो कभी होता नहीं है। तो उस लिहाज से आप ये देखेंगे कि अगले 2-3 सेशन में कभी भी, कल तक तो ठीक है आपको बड़ी बाइंग इस वजह से होती दिखी कि एमएससीआई इंडेक्स था, एमएससीआई वाली बाइंग लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन इंडेक्स बाइंग जो है, अगर ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में अभी भी पैसा आता रहा तब तो ये खरीदारी जारी रहेगी। लेकिन नेट लॉन्ग अगर ये एफआईज की 75% पर है तो थोड़ा सा ऊपर में रुकावट के भी संकेत आ सकते हैं। तो अब फ्लोज थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिखेंगे, वो अब आज कल में हो या 1-2 दिनों बाद हो, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब तक जो है दो आप इससे मतलब निकाल सकते हैं। एक, ये आगे चलते हुए फ्लो थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। दूसरा, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग फ्लो है उसको देखते हुए अगर किसी भी तरह की डिप आती है, किसी भी तरह की कमजोरी इंट्राडे में आती है, तो वो वापस खरीदारी को ट्रिगर करेगी। कल भी आपने देखा किस तरह से दिन के दौरान एक झटका लगा, लेकिन झटका लगने के बाद पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी और मजबूती के साथ हम बंद हुए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक एफआईज की तरफ से कहीं यू टर्न लेने के संकेत ना आए तब तक गिरावट में खरीदारी करते रहे। और सबसे बढ़िया बात है कि ये बाजार आपको बीच बीच में मौके दे रहा है दिन के दौरान भी खरीदारी करने के। जब स्क्रीन थोड़ी भी कमजोर होती है या थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां से बाजार फिर बढ़ने की कोशिश करता है। जी दीप। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी शानदार रही है और अभी भी वो आपको गेन्स ला सकती है। अच्छा सर, लेवल्स की तो हम रोज बात करते हैं, बट थोड़ा एक पोजिशनल बेसिस से लेवल से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि दो दिग्गज ब्रोकरेजेस, नोमुरा कह रही है निफ्टी का टारगेट 13,460 का होना चाहिए और गोल्डमैन सैक्स तो उसे 14,000 के पार दिखा रहा है, 14,100 का। तो क्या ये लेवल्स थोड़े आने वाले समय में आते हुए दिखते हैं? और साथ ही अगर इसमें बैंक निफ्टी भी जोड़ दें, दमदार रैली रही है, पर क्या ऐसी रैली 1-2 दिन और अगर आती हुई दिखी तो क्या बैंक निफ्टी 30,000 के लिए तैयार है? क्यों नहीं आएंगे दीप? डेफिनेटली आएंगे और आने ही चाहिए। देखिए, ऊपर के आप कोई भी लेवल सोच लें आंख बंद करके और दिल से मांगे, वो मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं तो 3 साल बाद मिलेगा, नहीं तो 5 साल बाद मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना उसको ऊपर ही है। कभी न कभी तो आपको हर हाई लेवल दिखेगा, क्योंकि हमने अगर सेंसेक्स 100 से शुरू किया और आज 43,000 पर हैं, तो इन सालों में इतना बढ़ा ही है। निफ्टी 1000 से शुरू किया, 12,000 पर हैं, 13,000 पर हैं, तो बढ़े ही हैं। तो अल्टीमेटली ऊपर के लेवल प्रेडिक्ट करना आसान काम है, सिर्फ आपको ये पता लगाना होता है कि समय कितना लगेगा। और अगर आपको समय पता नहीं तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि देखिए लेकर रख लीजिए, कभी न कभी तो बढ़ेगा। वो बात एकदम फैक्ट है। मुश्किल काम नीचे के लेवल बताना है, क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद निकल जाते हैं। तो आपके लिए तेजी प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान काम है, मंदी प्रेडिक्ट करना या कमजोरी प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पर गलत पड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तेजी में तो कभी न कभी आप कहेंगे लेकर रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए। निफ्टी आप 12,800 में लें, 11,800 में लें, 7,500 में लें या 14,000 पे भी ले लेंगे, तब भी पैसा बनाएंगे अगर आपकी कई सालों तक होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि एफआईज की तरफ से जो बुलिश टारगेट आ रहे हैं, थोड़ा पहले आते तो और बेहतर होता, लेकिन ठीक है, मूड माहौल के साथ एफआईज का टारगेट भी बदलता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, जिस तरह से इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की लिक्विडिटी है, इन सबको, और ग्लोबल मार्केट्स की जो तेजी है, इन सबको देखते हुए गोल्डमैन और नोमुरा के जो टारगेट है डेफिनेटली अचीवेबल है। और कोई बड़ी बात नहीं दीप कि ये टारगेट आपको 2021 में ही आते हुए दिखे। इनफैक्ट इसके ऊपर भी चले जाएं तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी का फ्लो बहुत स्ट्रांग है, ब्याज दरें लोएस्ट
जबरदस्त लेवल पर है, कंपनियों की अर्निंग सुधर रही है। आज सुबह आप बता रहे थे 7 बजे जब लिंक कर रहे थे, देखिए किस तरह से जो अमेजोन ने बड़ी बिक्री की, एक ही दिन में $70 बिलियन के आसपास की, पिछले साल के मुकाबले में दुगुनी। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सारे टारगेट्स हासिल होने लायक है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इन टारगेट्स पर नजर रहेगी। आज के लेवल्स पर भी मैं सवाल पूछूं सर, उससे पहले एक छोटा सा सवाल और, बाजार में और अपॉर्चुनिटी आपको कहां पर दिख रही है? क्योंकि बैंक्स में तो जबरदस्त रैली हमने देखी है और बैंक्स लीड कर रहे हैं, बट बैंक्स के अलावा जैसे कल फार्मा, सिलेक्ट आईटी, थोड़े इकोनॉमी स्टॉक से पार्टिसिपेशन था, मिड एंड स्मॉल कैप्स का अभी रिसेंटली इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, तो और अपॉर्चुनिटी कहां है बाजार में? डीप अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टॉक्स में जहां पर वैल्यूएशन अब भी सस्ते हैं। और आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगातार मैं एल&टी, आईटीसी जैसे शेयरों की वकालत कर रहा हूं कि अब यहां पर खरीदारी करने के मौके, और मुझे लगता है अब भी अगले एक साल के व्यू के साथ आप इन दो शेयरों पर व्यू करें तो बहुत बढ़िया तेजी बन सकती है। बैंक्स अभी भी थके और रुके नहीं है। भले हमें लग रहा हो कि बैंक्स बहुत भागे, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी अपने 32,600 के लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स लगातार लाइफ टाइम हाई जड़े जा रहे हैं। तो वहां पर और अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिकवरी होनी, तो उसका सबसे पहला जो फायदा होता है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को होता है। तो बैंक्स, एनबीएफसी मजबूत रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दो सेक्टर और हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, एक तो है इंश्योरेंस, जिसमें दोनों ही लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स वाला, जिसमें आपके पास दो ही म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं, दो तीन हो गए अब, यूटीआई, एचडीएफसी और साथ ही निप्पॉन लाइफ। तो ये दो और सेक्टर है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के, जो आगे चलते हुए कमाल दिखा सकते हैं। तो यहां पर बढ़िया तेजी बनेगी। बैंक्स, एनबीएफसी में अभी भी तेजी बनेगी, और इसके अलावा आपके लिए जो मौके बनेंगे वो बाकी सेक्टोरल रोटेशन में तो है ही। और सबसे बढ़िया खूबसूरती की बात कल के सेशन में देखिए, अगर रिलायंस 4% टूटता है, उसके बावजूद बाजार लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद होता है, तो ये बाजार की ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ और मजबूती दिखाता है, ताकत दिखाता है। और यही ताकत आपको चाहिए कि आप एक या दो सेक्टर, एक या दो स्टॉक के भरोसे न रहें। कहीं कहीं से तो खरीदारी आएगी और वो बाजार को मजबूत रखेगा। ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक दिन डेढ़ दिन का करेक्शन होने के बाद फार्मा शेयर एकदम वो क्रांति के मूड में वापस से बढ़ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, रिलायंस भी एक आध दिन के करेक्शन के बाद फिर से ऊपर आ जाए। 1850 से किस तरह से देखिए 2100 तक भागा। तो ये सब चीजें चलेंगी। तो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है। बहुत कम दीप ऐसा होता है कि जब आप लाइफ टाइम हाई पे हो और आपको रैली ब्रॉडर मिलती हुई नजर आए, दिग्गजों में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। तो ये इस रैली की ताकत दिखाता है, मजबूती दिखाता है। जी बिल्कुल, तो अच्छी रैली है, मजबूत रैली है, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आ रही हैं। तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। सर फिर बताइए, आज के संकेत क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आज कहां पर नजर रखनी चाहिए? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं दीप। एफआईज के संकेत सेम पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल। कल वालों में कोई बदलाव नहीं, और सेंटीमेंट और ट्रेंड तो शानदार पॉजिटिव है ही। सेंटीमेंट के लिहाज से आज एक और बड़ी चीज जो है वो उम्मीद की जा रही है, एक आध दो दिन में आपके लिए हो सकता है कल तक एक और राहत पैकेज का ऐलान हो। लगभग 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तैयारी सरकार कर चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये पैकेज कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, और पैकेज में वाकई में पैसा दिया जाएगा या किसी तरह की लिक्विडिटी की सुविधा दी जाएगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट में से पहले ही पैसे निकाल लें, या इस तरह की चीजें जिन्हें सरकार पैकेज मानती है। आप माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन ये हो सकता है कि लोगों के हाथों में पैसा पहुंचे, इसके लिए किसी तरह के सरकार प्रावधान बना सकती है। डायरेक्ट 1.5 लाख करोड़ की मदद अगर आप उम्मीद करें तो वो ज्यादा होगा, वो होना मुश्किल है। लेकिन जब तक पैकेज नहीं आता तब तक तो पैकेज की उम्मीद है, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे अमेरिका में हो। तो एक पैकेज किस तरह का आता है, किस फॉर्म में आता है, और बाजार उसे कैसे देखता है, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन तब तक आपके लिए एक सेंटीमेंट सुधारने वाली बात पैकेज की तरफ से हो सकती है। आज के लिए 12,625, 12,650 निफ्टी पर दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे 12,700 आपका निर्णायक लेवल होना चाहिए। कमजोरी आप गिने 12,700 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो ही। जब तक आप 12,700 को होल्ड कर रहे हैं तब तक तो आप डेफिनेटली मानकर चलिए आप मजबूत है, यानी कि 50 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तो आप कमजोर है नहीं। उसके नीचे 12,475, 12,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। मैंने सेकंड रेंज इसलिए दिए, देखिए कल बिना किसी वजह के बाजार में एकदम से करेक्शन आया और फिर
वापस से घुमा। तो ये बाजार थोड़े वॉलेटाइल इस लेवल पर हो सकते हैं और उस वॉलेटिलिटी का फायदा आपको उठाना है। रेंज के लोअर एंड के आसपास खरीदारी करने का सोचें, रेंज के हायर एंड के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें और हल्के हो जाएं। 12,775 12,800 आज दिन की हायर रेंज है, इसके पार निकल कर टिके तो 12,875 12,925 की रेंज में कहीं न कहीं बाजार जाकर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, वहां पर आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उन लेवल के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं छोटे मुनाफे के लिए। बैंक निफ्टी 28,500 28,600 मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए तुरंत प्रभाव से। इसके नीचे अगर फिसले तो 28,050 28,200 स्ट्रॉन्ग बाय रेंज होगी आपके लिए। इस लेवल के आसपास आए तो डेफिनेटली खरीदिए, छोड़िएगा मत। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 29,050 29,175 ये छोटी रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। इसके पार निकल कर टिके तो दो लेवल और ऊपर इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी पर, और वो हो गए 29,275 और 29,550। मेरा अगला बड़ा टारगेट 29,550 का निकल कर आता है। एक बार 29,175 के पार निकल कर टिके तो 29,550 तक की जगह खुलती है, वहां से इन लेवल पर आपको नजर रखनी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ अहम लेवल्स। दिन के रेंजेस क्या रहेंगे सर? 12,700 12,800 12,800 के ऊपर है और मजबूत है। 12,700 के नीचे तो हल्का सा आपको अलर्ट होना है। ये आपकी 100 पॉइंट की रेंज होगी। 12,625 12,875 ज्यादा संभावना है कि दिन के दौरान इसी रेंज में हम वक्त बिताकर आज दिन खत्म कर दें एक्सपायरी के दिन। लेकिन एक्सपायरी के दिन और स्पेशली जब पिछले 7-8 दिनों से बाजार ने बड़े मूव दिए, एक बड़ी रेंज हाथ में जरूर रखना चाहिए। 12,575 12,925 ये आपके लिए वो रेंज होगी जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 28,600 29,050 ये दिन की छोटी रेंज है। 28,500 29,175 दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 28,200 से लेकर 29,275 की मानकर चल सकते हैं। नीचे में 28,050 और 28,550 की एक और चौथी रेंज निकल कर आती है, जो मैंने जोन के तौर पर दे दिए, वहां से आप वो लेवल्स ले सकते हैं। एफआईएस की नेट लॉन्ग इंडेक्स में अनचेंज है 75%, यानी कि कल जो कुछ भी खरीदारी हुई है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में हुई, यानी कि इंडेक्स बेस्ड बास्केट बाइंग हुई है, वायदा कारोबार में नहीं। तो एफआईएस की नेट लॉन्ग 75% पर भी है, डेफिनेटली ओवरबॉट लेवल के आसपास है, ये एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है। 75% के ऊपर एफआईएस के नेट लॉन्ग कम टिकते हैं। हो सकता है इस बार हम बड़े बुल मार्केट में हैं और बड़ी तेजी, तो थोड़ा वक्त टिके भी और थोड़ा और ऊपर जाए 78-80%, दैट इज पॉसिबल। हर चीज के कई बार नए रिकॉर्ड बनते हैं, नए लेवल्स बनते हैं, इस बार भी हो सकता है कोई बड़ी। लेकिन पास हिस्ट्री और डेटा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 77-78% के आसपास आकर एफआईएस अपने नेट लॉन्ग वहां से समेटना शुरू करते हैं, फ्रेश नहीं बनाते हैं। ये अब तक का इतिहास है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटकर आया 177 और वहां से घटकर अब 166 हो गया। कल 171 था तो वहां से घटकर 166, तो थोड़े से हल्के में बाजार, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। विक्स 2% बढ़ा है, कोई खास चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो अहम संकेत हैं आज के लिए और लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी है। पोजीशंस के हिसाब से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए? निफ्टी में आप एक काम करें, 12,625 का स्टॉप लॉस लगा लें इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। 12,625 के नीचे दिन के दौरान जाएं तो पोजीशन थोड़ी हल्की कर लें, क्योंकि 12,625 12,650 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है खरीदारी करने के लिहाज से। यहां पर आप 12,625 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर 28,500 का रखें। देखिए दीप, मैंने स्टॉप लॉस दोनों छोटे दिए, ज्यादा बड़े दिए नहीं है सपोर्ट जोन के आसपास, लेकिन यहां रख लीजिए आर्बिट्रेरीली। शॉर्ट पोजीशन है, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी की तो होगी, तभी तो जितनी लॉन्ग है उसके सामने शॉर्ट भी है। 12,800 अब आपका निफ्टी पर स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 29,075 ये आपका क्लोजिंग और इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर। नई पोजीशन कैसे बनानी बता दूं। निफ्टी खरीदिए 12,625 12,650 अगर आए तो, जरूरी नहीं आए तो जरूर खरीदिए। 12,550 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 12,700 12,750 775 और 800। अब कभी कभी ये होता है कि तेजी के मार्केट में जो रेंज लेवल आप सोचते हैं वो आता नहीं है। हालांकि कल भी मिला, परसों भी मिला। देखिए दोनों दिन मिले, परसों 12,475 के आसपास मिला, कल हमने 12,550 12,600 की रेंज की बात की, 12,571 का लो बनाया। तो मिलता तो है, लेकिन वो एक ही मौका मिलता है, कुछ ही समय के लिए मिलता है, उसमें ले लिया तो ठीक, नहीं तो मिस हो गए। तो अब भी अगर, तो फिर ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर क्या करें, इसलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी और दी। एग्रेसिव ट्रेडर जहां खुले वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा 12,625 का।
आपका स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा 12,625 और बाकी जो पैसिव ट्रेडर्स हैं वो 12,625 12,650 की रेंज में खरीदेंगे 12,550 के स्टॉप लॉस के साथ। आप 12,625 के स्टॉप लॉस के साथ 12,675 12,700 जहां खुले वहां पर कोशिश कर सकते हैं खरीदने की। ऊपर के टारगेट 12,775 800 875 और 925 तक के बनेंगे आपके लिए निफ्टी में। जो लोग बेचना चाहते हैं 12,875 12,950 की रेंज में निफ्टी बेच सकते हैं। और दीप अब जो एक लेवल बता रहा हूं वो पहली बार आया है मेरे आंकड़ों में स्टॉप लॉस के लिए, वो है 13,000 का। तो फर्स्ट टाइम 13,000 के लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर आ रहे हैं। 12,875 12,950 की रेंज में अगर आप बेचेंगे तो 13,000 का स्टॉप लॉस, 12,800 750 और 12,700 तक के टारगेट के लिए। जी दीप। चलिए 13,000 का लेवल्स अब नज़र में तो आया, देखते हैं कि इस लेवल की तरफ आज या कल में मूव आता है कि नहीं। बैंक निफ्टी पर नई पोजीशंस कैसे बनानी है सर आज? बैंक निफ्टी पर नई पोजीशन बनाई दीप, खरीदी 28,050 28,200 की रेंज में। अब वो मिलेगा मौका नहीं मिलेगा कह नहीं सकता। कल मिला था देखिए आपको 28,211 का लो बनाया था। कौन जाने एक बार मौका मिल जाए तो वो बेस्ट रीजन है खरीदारी करने का। वहां पर आप सेफ है खरीदारी करने के लिए। और याद रखिए देखिए कल बैंक निफ्टी 29,030 का हाई बनाने के बाद 28,200 पर पहुंचा है, यानी कि 800 पॉइंट ऊपर से निकला है। तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी किसी भी वजह से आ भी सकता है। आए तो वो मौका छोड़ना नहीं, इसलिए मैं आपको रेंज देकर तैयार कर रहा हूं। इस रेंज में खरीदे 27,900 का स्टॉप लॉस होगा, 28,500 28,600 और 28,800 तीन टारगेट ऊपर के लिए रखिए। लेकिन नहीं आया और जिसको करना ही है वो उनका क्या, तो आप 28,500 28,600 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर हैं वहीं खरीद लीजिए, ज्यादा नीचे का इंतजार मत कीजिए, वहां पर ले लीजिए। 28,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, 28,800 950 29,050 29,175 29,275 और 29,550 ढेर सारे लेवल दिए। अब ये मत कहना कि इतने सारे लेवल दे दिए, लेकिन इतने सारे लेवल देने के बाद दीप वो लेवल आते हैं। प्रॉब्लम ये कि वो लेवल आते हैं, प्रॉब्लम नहीं मतलब कहने का मतलब आ जाते हैं। 28,800 का परसों का लेवल आया, कल 29,050 का लेवल आया, तो 29,550 तक के लेवल्स खुल रहे हैं बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं आपको ऊपर के लेवल दे रहा हूं। तो वहां तक लेवल आने की संभावना भी बिल्कुल बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बेचने का बताना है मुझे, शॉर्ट पोजीशन तो मैंने बताई नहीं। शॉर्ट करना है आपको 29,275 29,550 की रेंज में बेचना चाहिए। 29,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका, 29,200 29,050 28,950 और 28,850 ये हैं वो टारगेट जिसके लिए आपको बिकवाली भी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं क्या इन अहम लेवल्स की तरफ आज बाजार मूव करेंगे या नहीं, वहां पर हमारा फोकस रहेगा। BHEL फ्रेश एंट्री हुई है बैन में, JSPL ऑलरेडी बैन में है, तो दो स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में दिखेंगे। सर डेटा अगर विस्तार से कुछ समझना है, जहां तक FIs DIs का एक्शन और साथ ही एक्सपायरी के दिन वायदा कारोबार के हिसाब से कौन से अहम लेवल्स हैं? FIs डेटा हम ब्रॉडली डिस्कस कर चुके हैं। कैश की खरीदारी है, वायदा कारोबार में कुछ भी नहीं। और आपने देखा नेट इंडेक्स लॉन्ग उनकी 75% पर ही बरकरार रही, जबकि बाजार बड़ी मजबूती के साथ तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन वो जो कुछ भी खरीदारी है MSCI इंडेक्स की है और ETFs और इंडेक्स फंड के जो आपने देख ली। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। पहली चीज तो ये दीप की थोड़ी सी प्रीमियम घटी, 28 पॉइंट से प्रीमियम घटकर निफ्टी की 6 पॉइंट पर आई और बैंक निफ्टी 34 पॉइंट की प्रीमियम से घटकर 29 पॉइंट के डिस्काउंट पर रहा है। 12,700 निफ्टी के लिए आज पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जहां 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में और उसमें भी 20 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो 12,700 के नीचे जाने के बाद कल के जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कल ऊपरी लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाई, इनका दबाव रहेगा एक्सपायरी के दिन। तो 12,700 मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए शुरुआती कारोबार में, और जब तक उसके नीचे न जाए तब तक तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं, कमजोरी फील ही नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा लगना है 50 ही गया ना, कोई खास बात नहीं, वो वाला फीलिंग आप में रहना चाहिए। और उसके बाद 12,625 12,650 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हल्की रुकावट 12,800 पर है, जहां 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। दीप दो डेटा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। 12,700 के ऊपर जब तक आप हैं, लगभग 49 लाख शेयर कॉल राइटर्स निफ्टी पर शॉर्ट हैं, और 12,800 अगर पार करके निफ्टी टिका तो 87 लाख 87 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे निफ्टी पर, और ये इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए 12,800 के पार निकलने के बाद आतिशबाजी फायरवर्क्स होगा और वो आराम से निफ्टी को 12,875 तक ले जा सकता है। 75 पॉइंट की जगह बन सकती ऊपर की तरफ, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी पर जो रेंज निकल कर आ रही है 28,000 29,000 डेटा के लिहाज से, तो 28,000
28,50, 28,200 नीचे सपोर्ट लेवल है। 29,000 में थोड़ा सा ऊपर 29,050, 29,175 ये हल्की रुकावट का लेवल। तो बेसिकली इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। इसके बीचों बीच 28,500 निर्णायक लेवल है। आप 28,500 के ऊपर जब तक है मजबूती है, बिल्कुल डरिए घबराइए मत। और 29,000 पार किया दीप तो बड़ा एक्शन फिर बनेगा। कैसे? जैसे ही बैंक निफ्टी 29,000 पार करके टिकता है, कल के हाई को पार करता है, 32 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे होंगे कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हो जाएंगे और फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग 29,175, 29,275 और फाइनली 29,550 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। तो बैंक निफ्टी 29,050 के ऊपर निकलकर टिका तो बड़ा एक्शन वहां पर बनता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए डेटा है इस वक्त। और 12,800 के ऊपर निफ्टी ऊपर निकलकर टिका तो बड़ा एक्शन शॉर्ट कवरिंग का बनेगा। तो शॉर्ट्स हैं सिस्टम में अभी भी और अच्छे खासे हैं। और एक्सपायरी के दिन भले ही आपको खरीदारी का सहारा मिले न मिले, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। अगर नीचे खुले तो कवरिंग के तौर पर, नीचे खुलकर ऊपर भागे तो शॉर्ट कवरिंग के तौर पर। डेफिनेटली दोनों तरफ आपको शॉर्ट सेलर्स ही इस बाजार को मजबूत करने का काम ज्यादा शॉर्ट सेलर्स कर रहे हैं बजाय लॉन्ग ट्रेडर्स के। तो शॉर्ट करने में समझदारी रखें और करें तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी एकदम परफेक्ट हायर लेवल पर इन बिटवीन अंदाज लगाकर शॉर्ट करने की कोशिश ना करें इस बाजार में। तो ये बेहतर होगा आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो एक और एक्साइटिंग दिन होना चाहिए। देखते हैं एक्सपायरी के लिहाज से भी आज कैसा एक्शन आता है। पर चलिए आपको बता देते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए। पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम तैयार है इस समय। कुशल, वरुण, मानसी और साथ ही आशीष। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। निफ्टी में आइशर मोटर्स और ग्रासिम पर आप अपनी नज़र बनाए रखिए। आज इनके नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा F&O स्पेस की 5 कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें पेज इंडस्ट्रीज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MGL, सन टीवी और जुबिलेंट फूड, ये 5 कंपनियां शामिल है। साथ साथ पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ये इक्विटी के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाने पर आज इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। तो देखना होगा कि यहां से क्या आउटकम निकल कर आता है। इंजीनियर्स इंडिया पर भी फोकस बनाए रखिए क्योंकि यहां पर भी बाईबैक को लेकर बोर्ड बैठक है। और फ्यूचर ग्रुप फोकस में रहेगा आज फिर से, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में से जो अमेजॉन और फ्यूचर का केस है उसकी आज सुनवाई होनी है। और आपको यह भी देखना है कि जो बाईबैक है उसकी एक्स डेट है 3 काउंटर्स में, जिसमें NTPC, अजंता फार्मा और मजेस्को शामिल है। पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे हमारे पास, जिसमें पावर ग्रिड सबसे पहला है। नंबर्स अगर आप देखें तो मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 88% पर। साथ ही कंपनी का मुनाफा करीब 23% बढ़कर 3,117 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। हमारा अनुमान करीब 2,571 करोड़ रुपए का था। तो मुनाफे के लिहाज से इन्होंने काफी कंफर्टेबली बीट किया है नंबर्स को। साथ ही कोल इंडिया यहां पर स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स 18.7% पर आए हैं। हमारा अनुमान 18.2% का था। मुनाफा 2,952 करोड़ कंपनी ने घोषित किया है, 2,952 करोड़, हमारा 2,910 करोड़ का अनुमान था। और डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है 7.5 रुपए प्रति शेयर का। जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव रिसर्च करके आपको बताया था कि जो रेंज है 6.5 से 8 रुपए प्रति शेयर के बीच होनी है। तो एग्जैक्टली उसके आसपास ही ये नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। IB हाउसिंग स्टैंड अलोन आधार पर नंबर्स मिले जुले हैं। GNPA घटा है 2.2% से घटकर केवल 2% आया है। और कंपनी का मुनाफा आप देखिए लेकिन 54% डाउन होता हुआ दिखा है 323 करोड़ पर। पेट्रोनेट LNG आय को छोड़ बाकी हर पैरामीटर पर नंबर्स अनुमान से बेहतर है। मुनाफा जो है 919 करोड़ पर आया, हमारा अनुमान 650 करोड़ का ही था केवल। और अगर आप कामकाजी मुनाफे के मार्जिन्स देखें तो 22% पर कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किया, हमारा अनुमान 16.3% का था। कैश पेस से भी कुछ एक नंबर्स हैं, जिसमें हिमाद्री स्पेशलिटी नंबर्स जो है कमजोर साइड पर है। मुनाफा 54% गिरकर 21 करोड़ पर आया है और कंपनी की मार्जिन 17.5% से घटकर 11.5% आती हुई नजर आई है। GMDC यहां पर भी नंबर्स कमजोर हैं। मुनाफे में करीब 70% का फॉल दिखा है, 12 करोड़ पर है और कंपनी की आय भी करीब 23% लुढ़कती हुई नजर आई है। NBCC भी अगर आप देखें तो यहां पर भी नंबर्स कमजोर हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का देखें तो करीब 90 करोड़ का घाटा था कंपनी का, पर लेकिन कंपनी ने जो है मुनाफा घोषित किया है करीब 45 करोड़ का। तो यहां पर थोड़ा सा एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है, पर आय जो है कंपनी की 17.5% डाउन है। तो मिले जुले आप नंबर्स NBCC के कहेंगे। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर्स बढ़िया है, मुनाफा करीब 42% बढ़कर 90 है और कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ब्याज से आए वो करीब 21% बढ़ती हुई दिखी है। ओके, तो ये हैं कुछ नतीजे। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं वरुण के पास। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। मॉर्निंग दीप, देखिए काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके नतीजे आए, तो उसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले थॉमस कुक। नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, जो सेल्स है 90% गिरी है और कंपनी ने 100 करोड़ का नुकसान किया है। NHPC नतीजे यहाँ भी कमज़ोर है क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 10% के आसपास की कमी आई है, 1300 करोड़ पे आया है और मार्जिन जो है वो फ्लैट रहे हैं। खादिम नंबर्स यहाँ भी कमज़ोर है, जहाँ पे सेल्स 45% गिरी है और कंपनी ने 21 करोड़ का नुकसान किया है।
BGR एनर्जी यहाँ भी नतीजे कमज़ोर, कंपनी ने 150 करोड़ का नुकसान किया है, सेल्स 55% गिरी है इस कंपनी की। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं क्योंकि कंपनी के मार्जिन जो है 13.5% से बढ़ के करीब 16.9% पे आए हैं और मुनाफा करीब करीब 22% बढ़ा है, 81 करोड़ पे ही आया है। जी पावर यहाँ नतीजे अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी की सेल्स जो है 71% बढ़ी है और कंपनी का जो मुनाफा है 37 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था करीब 22 करोड़ का। तो नुकसान से ये कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है, ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर सेल्स यहाँ पे 38% गिरी है, वहीं साथ लेकिन इसका कंपनी का जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 3.4% से बढ़ के 12.2%। मुनाफा जो है उसमें करीब 36% की गिरावट है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुनाफा 23% गिरा है। स्टार सीमेंट नतीजे अच्छे हैं, सीमेंट कंपनीज के नतीजे वैसे भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, 16.8% से बढ़ के 19.7। मुनाफा जो है 35% बढ़ा है। सबसे आखिरी में नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पे कंपनी के जो नतीजे अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, 8.4% पे आए हैं और मुनाफा तो 2.5 गुना हो चुका है, 25 करोड़ से बढ़ के ये 85 करोड़ पे आया है। बिल्कुल, तो टुवर्ड्स एंड ऑफ रिजल्ट सीजन है, काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में मानसी से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जीआईसी हाउसिंग के नतीजों से शुरुआत करेंगे। नतीजे अच्छे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 49% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं मुनाफा जो है 20 करोड़ का कंपनी ने देखा है, जहां पर 10 करोड़ का लॉस देख रहे थे, अब 20 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। स्पाइसजेट के नतीजे, कंपनी की आय में 62% की गिरावट है। इनका लॉस 105 करोड़ का है, 461 करोड़ से 105 करोड़ का लॉस, जहां पर 461 करोड़ का लॉस था, अब 105 करोड़ का लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। V2 रिटेल, इनके भी नुकसान इन्हें देखने को मिले हैं नतीजों में, लेकिन नुकसान जो है वो कम जरूर हुआ है। जहां 17 करोड़ का नुकसान था, इस तिमाही 8 करोड़ का नुकसान कंपनी देख रही है। कंपनी की आय में 30% की गिरावट देखने को मिली है, 3.1% से 4.8% मार्जिन जाते हुए दिखे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस के नतीजे भी आते हुए दिखे। कंपनी की ग्रॉस प्रीमियम में गिरावट है 5.6% की, वहीं नेट प्रीमियम में 10% की बढ़त देखने को मिली। और मुनाफे की अगर बात करें, मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखा है, करीब 5%, 529 करोड़ से 556 करोड़ पर यह जाता हुआ दिखा है। ग्लैंड फार्मा आईपीओ अपडेट, आखिरी दिन करीब 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। QIB का हिस्सा 6.4x, NII 0.51x और रिटेल 0.24x सब्सक्राइब होते हुए दिखे। एविएशन स्टॉक्स पर आज फोकस रखिएगा। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों की घरेलू उड़ान की सीमा जो है उसे बढ़ा दिया है, 60% से इसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। प्री कोविड क्षमता की 70% उड़ान अब कंपनियां भर सकेंगी, तो इसके चलते एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और हैवेल्स पर एक खबर आई है, ओपन सेल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर भारत ने 5% की ड्यूटी लगाई है। दरअसल एलईडी और एलसीडी बनाने में ये ओपन सेल का इस्तेमाल होता है और आज से नए नियम जो है वो लागू होते दिखेंगे। एक बल्क डील है अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर। शुभी कंसल्टेंसी सर्विसेज ने करीब 5,07,000 शेयर्स 108 रुपए और 23 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। 2 इनसाइडर ट्रेड्स हैं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स पर प्रमोटर ग्रुप नीलगिरी प्लांटेशंस ने 10 नवंबर को 1,25,000 शेयर्स खरीदे हैं और ग्रीव्स कॉटन में प्रमोटर करुण कारपेट्स ने 9 से 10 नवंबर के बीच 2,12,000 शेयर्स की खरीदारी की है। ओके, तो ये हैं कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी है। आइए अब आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले श्री सीमेंट, यहाँ पर नतीजे आए, ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी 21,000 से बढ़ाकर 23,500 कर दिया है। 22,941 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा मैक्वारी देखें तो इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 25,259 रुपए के आसपास की जो लक्ष्य है ये दे रहे हैं।
और ये मान रहे कि नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले, वॉल्यूम्स में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। LIC हाउसिंग यहाँ पर भी नतीजे आए और डिसबर्समेंट में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 22% की ग्रोथ देखने को मिली, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं सिटी। लक्ष्य दे 350 का, 323 जो है कल की क्लोजिंग है। IGL CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 525 रुपए के लक्ष्य के लिए, 450 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले। इसके अलावा इन्फोसिस पर काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1330 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है, 1123 की कल की क्लोजिंग है। JP मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए, वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है 1330 रुपए के लक्ष्य के लिए। भारत फोर्ज पे परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर का केस बन रहा है, क्योंकि CLSA तो पॉजिटिव है, ये खरीदारी की राय दे रहे 580 के लक्ष्य के लिए, 500 की कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो कारोबार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी इनका ठीक ठाक है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली स्टॉक पर नेगेटिव है, ये अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य जो इन्होंने दिया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे 341 रुपए का, और ये मान रहे हैं कि आगे जाकर जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। M&M नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 923 रुपए के लक्ष्य के लिए, कह रहे कि मजबूत मार्जिन कंपनी ने पेश किए हैं। CLSA की नतीजों पर एक और रिपोर्ट है, पार ग्रिड पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 205 से बढ़ाकर 215 कर दिया है। और ये कह रहे कि आगे जाकर EPS के अनुमान में करीब इन्होंने 26% की बढ़ोतरी की। मौजूदा भाव से वैल्यूएशन इन्हें आकर्षक नजर आ रही है। 190 कल की क्लोजिंग है, 215 इन्होंने लक्ष्य दिया है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है सेंचुरी प्लाई पर, CLSA की रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं नतीजों के बाद। लक्ष्य इन्होंने 115 से बढ़ाकर 170 कर दिया है, 185 कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, नतीजों का सीजन है और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। सस्ते वैल्यूएशन और दमदार नतीजे, ये है बेहतरीन कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। आइए करते हैं उसी के साथ शुरुआत। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी कंपनी आती है इस कैटेगरी में? मॉर्निंग सर। उससे पहले सर अगर लार्ज कैप में मैं एक सेकंड में जो 4-5 कंपनीज आएगी उनका बोल सकूं सर। कोल इंडिया सर एडजस्टेड एबिटा था, अगर आप उसको जो 600 करोड़ का कोई एक क्रेडिट मिला था उसको निकाल दो तो नंबर्स वर इन लाइन। IGL के नंबर्स वर इन लाइन, वॉल्यूम अगर देखें तो इन लाइन आए थे, तो उसमें कुछ खास नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल वाज अ बिग बीट ऑफ कोर्स, बट स्टॉक वाज ऑलरेडी 5%, 60 टाइम पे ट्रेड करता है, कुछ सस्ता नहीं है। औरोबिंदो के नंबर सर कल मार्केट में बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत अच्छे आएंगे, पर नंबर्स लार्जली वर इन लाइन, नॉट तोड़-फोड़ नंबर्स आए थे। सो कॉल इसका जरूरी होता है, कॉल के बाद रिएक्ट करता है। सो लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस। श्री सीमेंट वाज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, मगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑल ओवर, अपग्रेड्स आए हैं, सस्ता स्टॉक नहीं है सर। बट अगर आपने सर इस क्वार्टर में देखा होगा ना, ये सब कमोडिटीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, these are two sectors which has done very very well. Coming to your question sir, जो आपने बोला कि कौन सी कंपनी है जो strong results plus reasonable valuations है, for me one company clearly stood out yesterday which was KCP Limited sir. बहुत शानदार नंबर आए थे। अगेन अ सीमेंट प्ले, सीमेंट में अगर आप इसके नंबर्स देखिए सर, आप टोटल नंबर देखिए कंसोलिडेटेड पहले तो सेल्स 16% ऊपर थी सर, एबिटा ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है, 175% ऊपर था 90 करोड़ के लिए, 10% से 23% मार्जिन हो चुके हैं। 2 करोड़ का जो लॉस करता था 30 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है। लास्ट फुल ईयर इसने 58 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी इसने 63 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आप सेगमेंट एनालिसिस करें और देखें सीमेंट का, तो सीमेंट का सेल्स बढ़ रहा है, 180 करोड़ से 290 करोड़ हो गया है। एबिट बढ़ रहा है, एबिट जो 14 करोड़ का लॉस था 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 850 करोड़ का मार्केट कैप है और पहले हाफ में ऑलरेडी कंपनी ने, जैसे मैंने बोला, 64 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। अभी तो वियतनाम में ड्रॉट था, इसलिए शुगर डिवीजन उतना अच्छा नहीं किया, तो वो तो अभी चालू ही नहीं हुआ नंबर्स देना। तो 7-8 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, क्योंकि वेरी वेरी चीप स्टॉक इन दैट सेगमेंट। दूसरा कंपनी सर नैल्को, आई थिंक नैल्को नंबर्स वर बेटर व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। ऑफ कोर्स जो एल्यूमिनियम एबिट था वो पॉजिटिव हुआ इस बार वर्सेस लॉस। द ओनली हिच इन नैल्को फॉर मी इज सर ये 2 टाइम ROC पे ट्रेड करते हैं, तो ROC बहुत कम है, बट ये 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हैं, तो बहुत सस्ता स्टॉक है। 1.5% मार्जिन के सामने 11.5% मार्जिन आए, वो सब चीजें अच्छी थी। कॉस्ट कंट्रोल बहुत इफेक्टिव हुआ सर, क्योंकि सेल्स देखी तो सेल्स फ्लैट थी, तो जो आपको एबिटा और प्रॉफिट में जंप दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल किया। सो वी हैव टू सी कि उनका एक्चुअली में सेल्स बढ़ना चाहिए, तो नैल्को के लिए ये आप देखिए, अदरवाइज नंबर्स आर ओके। अशोका बिल्डकॉन सर, गुड नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स, बाकी एटलीस्ट
इन द इंफ्रा स्पेस दिस इज ओनली कंपनी जो मैंने देखा कि सेल्स वाई एंड वाई ऊपर गई है, एबिटा इंप्रूव हुआ है, मार्जिन 33% पे है, 12 टाइम पे ट्रेड करता है, 14% आरओसी है. सो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम अशोका. मुंजाल ऑटो सर, ऑटो एंसिलरीज में स्पेशली अगर आप उनकी मुंजाल के नंबर्स देखिए तो क्वार्टर का आप बोलेंगे कि वरेंद्र क्वार्टर तो यार नंबर्स अच्छे आने ही आने थे, बट वाई ऑन वाई देखिए सर, वाई ऑन वाई का सेल्स डबल हो चुका है, एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लॉस था, प्रॉफिट आ चुका है. द ओनली हिच इन मुंजाल ऑटो फॉर मी इज कि इसके मार्जिन बहुत कम होते हैं, 3% मार्जिन पे काम करता है सर. तो बहुत, क्योंकि जो भी जिसके लिए काम करता है वो उसको निचोड़ लेते हैं, तो 3% पे मार्जिन पे काम करता है, बट 2 टाइम बुक पे ट्रेड करता है, 5% आरओसी है जो कम है, बट अदरवाइज गुड सेट ऑफ नंबर्स. बट वन कंपनी इफ हैव टू पुल आउट कि जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, रीजनेबल वैल्यूएशंस हैज टू बी क्लियरली केसीपी लिमिटेड. ओके, इसके अलावा जो अच्छे नतीजे और लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, उनके बारे में बताइए. सर मेट्रोपोलिस के नंबर्स वर इन लाइन विद व्हाट कोटक वाज एक्सपेक्टिंग, तो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे, सेल्स 30%, एबिटा 45%, प्रॉफिट 40%, बट सर 80 टाइम पे ट्रेड करता है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है, कभी सस्ता स्टॉक रहा ही नहीं है, 40% आरओसी है. सो रिजल्ट्स अच्छे थे, इन लाइन थे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वैल्यूएशन मेरे हिसाब से महंगी. ओके, और कमजोर नतीजे, लेकिन उम्मीद ही थी कि कमजोर आएंगे और उस हिसाब से भाव भी ज्यादा बढ़े ना हो, वो कौन से हैं रिजल्ट्स? तो सर उसमें प्रेस्टीज एस्टेट आता है. आपको अगेन एवरीवन नोज कि Q2 वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा रियल एस्टेट के लिए. हमने देखा जब दूसरे नंबर्स, ओबराय के नंबर्स भी आए और दूसरी कंपनीज के नंबर्स आए, तो इसका सेल्स नीचे था, एबिटा नीचे था, मार्जिन कम हो गए हैं, प्रॉफिट 40% नीचे था. ये स्टॉक अभी भी 40% अवे है सर फ्रॉम 52 वीक हाई. सो ऐसा नहीं कि स्टॉक भागा हुआ है. 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, 20-22 टाइम प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है इन दैट सेगमेंट. एंड अगेन इफ पीपल आर बिलीविंग दैट real estate is coming back, this is one stock to watch out for. VATech Vobag sir, again is to expected खराब numbers आएंगे. EBITDA 30% नीचे था, प्रॉफिट 40% नीचे था, 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर, 15% आरओसी है. आपको याद होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने आई थिंक 160 के आसपास कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लिया था. तो ये देखने लायक है, पढ़ने लायक है कि क्या हो सकता है इस कंपनी में. दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैड, लेट्स सी नाउ व्हाट इट हैपेंस. ओके, तो ये हैं आपके लिए दमदार नतीजे. ज़्यादातर लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ही हैं, जहां पर आज आपको देखने को मिलेगा, और दिग्गज शेयरों में भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे करते हैं बातचीत, और आइए लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर उनकी राय, जहां पर आपको एक्शन पूरी तरह से देखने को मिलेगा. आज के सेशन में एक्शन भरपूर है नतीजों के लिहाज से भी, और ढेर सारे दिग्गज कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए. एक एक करके उन्हीं पर चलते हैं. सबसे पहले सेठी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. श्री सीमेंट, बहुत ही दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं सीमेंट स्पेस में. श्री सीमेंट के नतीजों के बाद क्या यहां पर खरीदारी करने की राय? मैं आपके सामने नतीजे रख दूं. सेल्स 8% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है, मुनाफा 77% बढ़कर आया है, और मार्जिन हमारी उम्मीद थी 27% आएगा, आया 32-32.5% के आसपास. बताएं सर. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. देखिए बिल्कुल धमाकेदार नतीजे हैं श्री सीमेंट्स के, और इसी के नहीं, जितने भी सीमेंट कंपनीज है, जो बड़ी सीमेंट कंपनी जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, सबके भी बहुत ही शानदार नतीजे थे. इसके अलावा हमने देखा जो मिड साइज सीमेंट कंपनीज लेड बाय सागर सीमेंट, जो सबसे पहले नतीजे आए थे, उसके बाद जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सबने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए. कल एक छोटी कंपनी स्टार सीमेंट ने भी अच्छे नतीजे दिए हैं. इसके पहले मंगलम सीमेंट के भी नतीजे अच्छे थे. तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है. और जहां तक श्री सीमेंट का सवाल है, स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी इन लाइन विद अदर स्टॉक्स इन द स्पेस ऑलरेडी हो चुकी है. तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की बिल्कुल सलाह है, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए. सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर चुका है, तो मुझे लगता है कोई भी गिरावट का इंतजार करना चाहिए, और गिरावट पे सीमेंट स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह. ओके, गिरावट में सीमेंट स्टॉक्स में करें खरीदारी. और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है, और वो ये कि वित्त मंत्री आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि एक और राहत पैकेज का ऐलान आज दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री की तरफ से किया जाएगा. तो कल से ये खबरें बड़ी गर्म चल रही हैं कि वित्त मंत्री एक और नए पैकेज का ऐलान कर सकती है, और आज अब ये खबर पुष्ट होती दिख रही है. 12:30 बजे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें एक और राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा.
क्या कुछ डिटेल्स हो सकती है हम आपके सामने रखेंगे थोड़े समय में, लेकिन एक चीज जो बात साफ दिख रही है वो ये कि राहत पैकेज में इस बात पर जोर होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराए जाएं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और किस तरह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ सके, अगर उनकी सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को वो किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इस बात पर खास फोकस होगा। तो दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री जी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हो सकता है एक और राहत पैकेज आपके सामने आते हुए दिखे, जिसकी पूरी संभावना। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री आज एक राहत पैकेज का ऐलान करने जा रही है। जी बिजनेस ने आपको कल ही बताया था कि इस तरह की खबरें चल रही है, और पहले भी हमने लगातार कहा था। मुझे याद है दीप, जब 11,550 11,600 के आसपास निफ्टी था, उस समय हमने इस खबर को फ्लैश किया था कि नया एक और राहत पैकेज आने की तैयारी में है, और उस पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी की मीटिंग हुई भी, और वित्त मंत्री ने तमाम सचिवों के साथ, वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ मीटिंग ली भी। तब लोग कह रहे थे कहाँ है राहत पैकेज, लीजिए अब ये राहत पैकेज आपके सामने आ रहा है। राहत पैकेज एक दिन में नहीं बनता है, एक मीटिंग में नहीं बनता है, इसके लिए वक्त लगता है। उस दिन मीटिंग हुई वित्त मंत्री की तमाम सचिवों के साथ, उस राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये ड्राफ्ट अब प्रधानमंत्री जी से अप्रूव होने के बाद आज आपके सामने आता हुआ दिखेगा। तो इस बात पर नजरें रहेंगी कि किस तरह का पैकेज आपके सामने आता है। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक से जहां पर फोकस रहेगा। आईजीएल, वागल साहब आपका फेवरेट, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है, आई डबल होती हुई दिखी है। कुणाल जी आप बताएं आईजीएल के बारे में। आई डबल होती दिखी है, कामकाजी मुनाफा भी जमकर बढ़कर आया है। 280 करोड़ का हमारा अनुमान था, 407 करोड़ आया है। मुनाफा भी हमारे अनुमान से काफी बेहतर आता हुआ देखिए, 31 करोड़ से बढ़कर 307 करोड़। हर एक पैरामीटर पर आईजीएल ने दमदार परफॉर्मेंस दिए। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी देखिए, आईजीएल पर मैं राय दूं उससे पहले अनिल जी आपको, दर्शकों को, दीपांशु को, पैनल के सभी लोगों को अनिल जी धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी मेरे ये मनोकामना है कि सब पर धन बरसे। अनिल जी अब देखिए हमने बहुत चुनौतियां इस बार सहली हैं, तो आने वाले वर्ष में सब पर जमकर धन की वर्षा हो, ये अनिल जी मेरी मनोकामना है। और अनिल जी रहा सवाल आईजीएल का, तो मैंने और राकेश जी ने कल ही अनिल जी आईजीएल पर, अगर आपको याद हो तो चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की राय दी थी स्पेशल पिक के तौर पर, और एक बड़ा ब्रेकआउट आईजीएल में आता हुआ नजर आया कल ही ट्रेड में। और आज हमें लगता है अनिल जी कि आज भी तेजी जारी रहेगी, एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। बड़ा जो रेजिस्टेंस है चार्ट पर वो सीधा 490 के आसपास है, तो बड़ा ब्रेकआउट एमजीएल आईजीएल दोनों में देखने को मिला है। 490 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक इंट्राडे टारगेट 465 रुपए का हो सकता है। जिन्होंने कल खरीदा है बिल्कुल होल्ड करने की राय। ओके, तो आईजीएल को होल्ड करें, आपके लिए ये राय है इस वक्त। कोल इंडिया, राकेश जी इसके चार्ट देखिए, बताइए। नतीजे ठीक है, अनुमान के मुताबिक है, और साथ ही डिविडेंड भी हमारे अनुमान के मुताबिक। हमने 6.5 से 8 रुपए का डिविडेंड का अंदाजा लगाया था, एग्जैक्टली 7.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी आया है, इंटरिम डिविडेंड जिसे आप कह सकते हैं। आय 4% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 10% बढ़कर आया है, मार्जिन भी 1% मजबूत हुए। तो नतीजे थोड़े से उम्मीद से बेहतर है, हल्के से बेहतर। कोल इंडिया क्या करना चाहिए? अनिल जी एकदम अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में चल रहा है। 126, 127 एक रेजिस्टेंस बैंड है, और नीचे से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल चुका है। अब नतीजे भी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक आप बता रहे हैं, डिविडेंड भी अनुमान के मुताबिक आया है, तो आप नई खरीदारी तभी करनी चाहिए जब 126, 127 का रेजिस्टेंस तोड़ के इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है। 126 रुपए, 127 रुपए एक रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने नीचे लिया हुआ है वो मुनाफा बांधे और नई तेजी अब 127 के ऊपर ही करें। ओके, नई तेजी 127 के ऊपर करें, 127 पार हो जाने दे, फिर उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, उम्मीद भी कमजोर नतीजों की थी। वागले साहब इसके चार्ट देखिए, बताइए। नेट इंटरेस्ट इनकम 19% घटकर आई है, और मुनाफा 54% घटा है। चार्ट पर क्या लेवल्स हैं? हम कल भी मैंने कहा था कि मुझे लेना नहीं है, रेंज बाउंड है, तो आज भी मैं उसको मेंटेन करता हूँ जब तक ये 170 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। 168 के ऊपर, कल का हाई 166 है, तो ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा 180 तक। अदरवाइज मेरे लिए रेंज है 150, 165।
राजेश जी गुड मॉर्निंग। औरोबिंदो फार्मा के चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही है। आय का आंकड़ा 15% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर है। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक आया है और मार्जिन भी उम्मीद के मुताबिक। तो खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक तेज दौड़ लगा चुका है। कल 7% भागा है। आज क्या होगा इस स्टॉक में, क्या करना चाहिए अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, देखिए कल के सेशन में फार्मा स्टॉक्स में जरूर एक बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा था और अरविंदो फार्मा भी उसमें से एक स्टॉक था। स्टॉक का सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो 750 के आसपास था, वहां एक बेस बनाया। पिछले 8-10 वीक में स्टॉक ने वो लेवल को कभी भी वॉयलेट नहीं किया है और कल के सेशन में जो बाइंग एक्शन थी तो वीकली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। जिनकी भी तेजी की पोजीशन कल के सेशन में लिए और जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है उन्हें स्टॉप लॉस को 800 रुपए के आसपास ले आ जाना चाहिए। अगर ये 800 रुपए का लेवल अगर नहीं तोड़ता है वापस तो मुझे लगता है ये पुलबैक थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव आ चुका है। फार्मा में कल अच्छी बाइंग इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे तो मुझे लगता है कि अगर 800 का लेवल नहीं टूटेगा तो थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 835 840 तक भी इस स्टॉक का अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय औरोबिंदो फार्मा पर। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में और वो है अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन नतीजे आए हैं कमजोर। आय घटी है 3%, कामकाजी मुनाफा 27% घटा है, मुनाफा 30% घटा है और मार्जिन 14.5% से घटकर 11.25% के आसपास है। अपोलो हॉस्पिटल पर सेठी साहब आपकी राय, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जो नतीजे तो कमजोर आए हैं, बट इस स्टॉक में जो पिछले कुछ दिनों से तेजी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से थी कि जो एमएससीआई में जो बदलाव हुए हैं उसके कारण से इस पे जो फंड फ्लोज या इनफ्लोज आने थे उसके वजह से हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल में एक शानदार तेजी देखने को मिली। अब आज इस नतीजों के बाद और चूंकि कल स्टॉक ऑलरेडी 8% बढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन बिल्कुल आना चाहिए। बाकी सब्सटेंशियल करेक्शन मतलब अगर करंट लेवल से ये स्टॉक 10-15% अगर टूटता है आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली उन लेवल्स पे वापस से इसमें खरीदारी करने के मौके होंगे। बाकी आज मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल पर राय आती हुई। आइए एक और स्टॉक है जहां पर नंबर्स बहुत दमदार, बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार आते हुए दिखे। राजेश जी इस पर राय दीजिए। नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, आय बढ़ी है 2375 करोड़, हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा। कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़कर आया है, 222 करोड़ का अनुमान था, 275 करोड़ आया है। मार्जिन भी 11.5% के आसपास और मुनाफे का आंकड़ा 85 करोड़ का अनुमान था लेकिन आया 107 करोड़। हर एक फ्रंट पर बेहद दमदार नतीजे नेल्को के। स्टॉक कितना भाग सकता है ये बताइए? बिल्कुल अनिल जी, काफी अच्छा सेटअप है। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और वीकली सेटअप के हिसाब से पिछले 5 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये स्टॉक में अब ऊपर के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 40 और 40 और 42, ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है बिल्कुल नेल्को को होल्ड रखें। इवन ओपनिंग के बाद भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 35 के आसपास भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसको बाय करें। 32.50 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होना चाहिए 40 और 42 के। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त नेल्को में।